हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम देकर रिलैक्स फील कर रहे होंगे। आज हम लोग एसी मशीन जो कि आपका एक सब्जेक्ट है उसमें हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि आपका जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है डायरेक्टली एसी मशीन के रूप में नहीं दिया है, जो कि आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास से बता दिए थे कि है तो वो सारे टॉपिक एसी मशीन का ही, लेकिन उसको एसी मशीन ना देकर टॉपिक के नाम ही सिलेबस में लिख दिया है। तो उसी में से जो आपका सबसे पहला यूनिट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके अभी तक हम इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिए थे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। साथ ही साथ हमने उसके एप्लीकेशन को देखे थे और उसके एडवांटेज को देखे थे कि इसका क्या क्या एडवांटेज है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो आज के जो सेशन है इसमें हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछेंगे और यह टॉपिक आपके एग्जाम में मिनिमम 6 मार्क्स आपको डेफिनेटली दिलाएंगे। मतलब ये टॉपिक से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% ही पूछेगा ही पूछेगा। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, सबको डिफाइन करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम चाहे तो स्प्लिट करके 2 पार्ट में भी पढ़ सकते थे। एक पार्ट में हम लोग स्टेटर को अच्छी तरीके से पढ़ते, दूसरे पार्ट में हम लोग रोटर को अच्छी तरीके से पढ़ते, लेकिन उससे क्या है कि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता और 2 वीडियो में स्प्लिट हो जाता। इससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी अंदर से मोटिवेशन है वो थोड़ा अलग हो सकता था, क्योंकि हाफ टॉपिक करके पढ़िएगा तो 2 बार आपको देखना पड़ेगा लेक्चर को। इसलिए लेक्चर हो सकता है आपको कि 24 से 25 से 30 मिनट तक का ये लेक्चर हो, लेकिन लेक्चर से बोर नहीं होना है और शुरू से अंत तक एक बार लेक्चर को जरूर देख लेना है। डेफिनेटली कर सकते हैं कि अभी तक आप लोग डीसी मशीन में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन को याद किए होंगे रट के, वो स्थिति यहाँ पर आपको नहीं बनेगी। आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे और आपको लैंग्वेज खुद अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। मेरा लैंग्वेज भी बहुत ईजी होता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और हम जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम बांटे तो इसमें 2 पार्ट होता है। एक हमारा होता है रोटर और एक हमारा होता है स्टेटर। 2 पार्ट होता है। कौन कौन होता है? तो एक हमारा होता है रोटर जो कि रोटेट करता है, एक हमारा होता है स्टेटर जो कि मतलब रोटेशन उसमें नहीं होता है, वो डायरेक्टली जो होता है वो स्टेटर मतलब होता है कि स्टैटिक है, वो स्टैटिक मतलब वो रुका हुआ रहता है। तो स्टेटर जो होता है वो बाहरी पोर्शन जो हमारा होता है वो स्टेटर होता है, उसके अंदर रोटर प्लेस होता है जो कि रोटेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो हमारा रोटेट करता है। तो बेसिकली इसमें 2 पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। अब स्टेटर के 3 पार्ट होते हैं, उसमें होते हैं स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर बाइंडिंग। क्या क्या होते हैं? तो स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर बाइंडिंग। उसी तरीके से फिर रोटर में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर रोटर कोर और रोटर बाइंडिंग होता है और इन दोनों के बीच में एयर गैप होता है। जैसे कि ये हमारा देखिए स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, तो ये जब इसके अंदर आता है तो इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ खाली जगह आपको दिख रहा होगा। खाली जगह कुछ दिख रहा है, तो ये खाली जगह जो हमारा होता है इसको हम लोग कहते हैं एयर गैप। क्या कहते हैं? एयर गैप। जैसे ये हम रोटर को इसमें प्लेस किए, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये जो बना पहले अंदर का ये पूरा स्टेटर है, ये रोटर, ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये स्टेटर पार्ट है। यहाँ पर इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्टेटर पार्ट है, आप देख रहे होंगे। और इसके अंदर में ये देखिए रोटर गया। रोटर जाने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि कुछ गैपिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो वो गैपिंग क्या शो करता है? वो गैपिंग ही हमारा एयर गैप को शो करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में ये भी हमारा एयर गैप भी आता है, क्योंकि अगर एयर गैप नहीं रहेगा तो उस केस में रोटर जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो एयर गैप होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसके और इंपॉर्टेंट पार्ट में हमारा क्या आते हैं? शाफ्ट आते हैं, वैसे और भी आते हैं। शाफ्ट के बाद बियरिंग आता है, तो फैन आते हैं। उन सब के बारे में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन के बारे में वो स्टेटर फ्रेम हो गया, स्टेटर कोर हो गया, स्टेटर बाइंडिंग, रोटर कोर, रोटर बाइंडिंग, एयर गैप और शाफ्ट, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग अलग अलग से हर एक पार्ट को मतलब पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटर के लिए पढ़ते हैं। तो स्टेटर में भी हमारा सबसे पहला पार्ट जो है स्टेटर फ्रेम है। तो उसी को देखिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे टॉपिक, मतलब ये जो टर्म लिए गए उसको बहुत ही बेहतरीन वे में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। जो आप थोड़ा पेशेंस रखकर देखिएगा तो आपको पता भी चलेगा। तो देखिए वही लिखे हैं कि स्टेटर जो हमारा होता है वो 3 पार्ट में होता है, उसी के बारे में यहाँ लिखे हैं। द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 3 मेन पार्ट। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मेन पार्ट्स, हमारा स्टेटर फ्रेम, दूसरा हमारा होता है स्टेटर कोर और तीसरा हमारा होता है स्टेटर बाइंडिंग। तो स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर बाइंडिंग। स्टेटर फ्रेम जो होता है वो इंडक्शन मोटर का बाहरी पार्ट होता है। जैसे ये मोटर है तो इसके ये जो बाहरी पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर फ्रेम। मोटर के जो बाहरी पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर फ्रेम। उसके अंदर फिर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। ये आप ये देख रहे हैं, जो मेरा उंगली देख रहे हैं चारों तरफ से, इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। और इसी में जो हम लोग है वो बाइंडिंग को प्लेस करते हैं, जो कि आपको आगे फिगर के थ्रू दिखाएंगे, दिखाई देते हैं। देखिए
यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये पार्ट आपका जो है वो स्टेटर को शो करता है। ये हमारा स्टेटर फ्रेम हो गया और ये हमारा पूरा स्टेटर कोर हो गया। और यहाँ पर जो लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, यही हमारा जो होता है वो स्टेटर बाइंडिंग होता है। इसको देखिए बाहर निकाल कर देखा जाए तो इसको एक इसमें से जो इस तरीके से जो लगा हुआ होता है, इससे सीधा इसे लगा हुआ होता है। बहुत सारा मिलकर स्टैगर क्या होता है, बहुत सारे प्लेट को मिलकर इसको स्टैगर किया जाता है। तो एक प्लेट को हम बाहर निकालें तो इसमें से हम जब एक प्लेट को बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये बाहरी पोर्शन जो है, इसके ये जो बाहरी पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं, ये मतलब स्टैंपिंग किया हुआ है पूरा। तो ये इस बाहरी पोर्शन को, ये जो बाहरी पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टेटर कोर। तो इसी को आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा स्टेटर कोर का ही पार्ट है, मतलब ऊपर का पार्ट है। ये हमारा स्टेटर फ्रेम हो गया और ये हमारा स्टेटर कोर हो गया। इस कोर में बहुत सारे स्लॉट कटे होते हैं और इसी स्लॉट के अंदर हम लोग जो है वो वायरिंग को, हमारा जो वायरिंग है जो हम यहाँ पर डायरेक्टली कंडक्टर का उपयोग करते हैं या फिर मतलब सॉलिड कंडक्टर का भी उपयोग करते हैं। नहीं तो अगर बाइंडिंग आप करना चाहते हैं तो बाइंडिंग भी कर सकते हैं तार से। तो दोनों तरीके से यहाँ पर होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का मोटर है उसके अनुसार, मतलब मोटर टू मोटर डिफाइन मतलब अलग अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे देखिए ये हमारा पूरा ऐसे इस तरीके से हमारा स्टेटर था। स्टेटर के एक पार्ट को हम बाहर निकालें, एक पार्ट को जैसे एक जो हमारा एक स्ट्रिप है उसको हम लोग एक सीट को बाहर निकालें तो इस तरीके से हमारा एक सीट बाहर निकल गया। तो ये सीट में ये जो हमारा जो दिख रहा है ये हमारा पूरा पोर्शन, ये आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये हमारा पूरा पोर्शन जो हो गया वो स्टेटर कोर हो गया और इसमें जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से पूरा अंदर घुसा हुआ बाइंडिंग होता है। पूरे अंदर में एक एक करके बाइंडिंग घुसा होता है, जो कि आप देख रहे होंगे कि लंबा लंबा लाइन के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो वही हम लोग को देखना था। तो हमारा स्टेटर कोर देख लिए होंगे, स्टेटर मतलब फ्रेम देख लिए। स्टेटर फ्रेम तो ये हुआ, स्टेटर कोर हमारा ये हो गया, इसी में स्लॉट कटा हुआ था, उसके अंदर हम लोग स्टेटर बाइंडिंग को प्लेस करते हैं। अब तीनों के बारे में देखते हैं। तो क्या है, स्टेटर फ्रेम इज द आउटर पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के आउटर पार्ट हमारा होता है क्या, स्टेटर फ्रेम, जो कि आप देखें। नेक्स्ट हमारा है द मेन फंक्शन ऑफ स्टेटर फ्रेम इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटर फ्रेम का मेन काम क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टेटर फ्रेम का मेन काम हमारा क्या है, इसको स्टेटर कोर को ये प्रोटेक्शन देता है, मतलब सपोर्ट देता है। और साथ ही साथ इंटरनल पार्ट इसमें क्या होंगे, रोटर, जो कि इसके अंदर रहता है। तो इस रोटर को इंटरनली इसको मतलब कि उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। पहला काम इसका जो स्टेटर फ्रेम का पहला काम क्या है, तो पहला काम तो यह है कि कोर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोर इससे चिपका हुआ रहता है। और दूसरा काम यह है कि इंटरनल पार्ट, मोटर के जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं, चाहे रोटर हो, चाहे फैन ब्लेड हो, चाहे बियरिंग हो, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो वही देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे थे कि द स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ, कहाँ गया, स्टेटर फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेटर फ्रेम इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड स्टेटर बाइंडिंग एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द मशीन के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे तो बहुत सारा पॉइंट इसमें लिखा गया है। तो सारे पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, जहां पर से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो उसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट को एक्स्ट्रा ऐड किए। जरूरत नहीं है उन सारे पॉइंट को लिखने, लेकिन एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए ताकि आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से बेसिक से, जिसका बेसिक सही होता है वही जेई के कोई भी एग्जाम को अच्छी तरीके से निकालता है, क्योंकि बेसिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि जो टफेस्ट टॉपिक होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है उसको पढ़ लेते हैं और बेसिक के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। तो बेसिक पहले पकड़ना है। जब तक आपका बेस सही नहीं होगा तब तक आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में भी आएगा तो आप रट रहे होंगे उसको आप फील नहीं कर रहे होंगे, इसलिए बेस जरूरी है। तो बेस में आप लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग इंडक्शन मोटर का जो हमारा बेस होता है वो स्टेटर फ्रेम होता है। स्टेटर फ्रेम हमारा जो होता है वो क्या करता है, तो ये हमारा जो है स्टेटर कोर को पहले तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जितने भी मशीन के इनर पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यहाँ पर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, द स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। स्टेटर फ्रेम जो हमारा बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ होता है। इट कैन बी आइदर डाई कास्ट, या तो ये हमारा डाई कास्ट हो सकता है, नहीं तो फैब्रिकेटेड फ्रॉम रॉल्ड स्टील होता है, मतलब फैब्रिकेटेड होता है, नहीं तो डाई कास्ट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे, क्यों कि स्टेटर फ्रेम के द्वारा ही मैग्नेटिक फ्लक्स का मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये हम उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के आए होंगे, कि आप लोग डीसी मशीन पढ़े हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते होंगे। तो स्टेटर फ्रेम जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ढोने का काम, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम इसका नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। कभी भी स्टेटर फ्रेम जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ढोने का काम नहीं करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन ढोता है, तो वो हमारा स्टेटर कोर होता है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट ही लिखे हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ स्टेटर कोर इज टू कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स। मेन फंक्शन जो हमारा स्टेटर कोर का है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करना ही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है इट इज मेड ऑफ हाई ग्रेड एलॉय। ये जो हमारा बना हुआ होता है वो हाई ग्रेड एलॉय ऑफ सिलिकॉन स्टील शीट के बना हुआ होता है, मतलब हाई ग्रेड एलॉय ऑफ सिलिकॉन स्टील से बना होता है। क्यों बना होता है, टू रिड्यूस
कोर लॉस को कम करने के लिए, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, डीसी मशीन आप पढ़ के आए होंगे तो इतना तो नॉलेज आपको होगा कि कोर लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, एडी करंट लॉसेस क्या है। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, आगे ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, वहां पर आपको सारे टॉपिक के बारे में बता दिया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कुछ टॉपिक हो सकता है यहाँ पर आपको जो कुछ वर्ड हो आपको पता नहीं चले तो घबराना नहीं है कि पता नहीं ये क्या वर्ड था, कैसे चला या कुछ पता नहीं चला, इस पर आपको नहीं देखना है अभी, क्योंकि ये सारे वर्ड आगे आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे लेक्चर में बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे सारे पीछे सारे डाउट जो इस सेशन में आपको होंगे जो डाउट वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे। तो पेशेंस रखना है और धैर्य रख के पूरे वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक, क्योंकि ये डेमो वीडियो है। जब इसी में आपको अच्छा से क्लियर नहीं हो पाएगा सारे टॉपिक, तब आपको पहले तो टीचर पर विश्वास नहीं हो पाएगा कि वो अच्छा पढ़ा पाएगा या नहीं। तो पहले डेमो वीडियो को आप शुरू से, किसी का भी डेमो वीडियो देखिए। वैसे तो जो भी टीचर होते हैं वो डेमो वीडियो को अच्छा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप जो टॉपिक कहिएगा वही टॉपिक का हम डेमो वीडियो आपको दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हमको कोई एक टॉपिक ही अच्छा है, हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है, सारे सब्जेक्ट में हमारा बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा। हम अंदर से हमको खुद पता चलता है कि नहीं मेरे पास नॉलेज है, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। वो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग तो नया है तो आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो 5th सेम के स्टूडेंट होंगे, जो 6th सेम का स्टूडेंट होंगे, आपके जो सीनियर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में, वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता देंगे। नहीं तो अगर आपको और भी लेक्चर देखना है तो आपका देखिए, जैसे देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है जो इस बार आपको पढ़ना है, जो कि 6th सेम में पहले पढ़ना था, तो उसका लेक्चर कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो लेक्चर को आप जाकर देख सकते हैं। आपको फील हो जाएगा कि नहीं जो पढ़ा रहा है टीचर वो अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं, मतलब इनसे हम समझ सकते हैं या नहीं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करना, आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि आपका और हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा तब तक हम दोनों का, हम जो बात आप बोलेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको जो दिक्कत होगा वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। जब मैच करे तभी आप हमारे पास आइए, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या आप हमारे पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने के लैंग्वेज से आपका अच्छा कोरिलेशन आपका बन रहा है, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तभी आप हमारे कोर्स में इनरोल करिएगा, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट आपका नहीं है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेटर कोर क्या होता है। तो स्टेटर कोर क्या होता है कि बहुत सारे सीट से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब ये गोल गोल आपका सीट देख रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारा गोल गोल पतला पतला स्ट्रिप रहता है, पतला पतला प्लेट रहता है। जैसे आपका कागज का जो कॉपी का कागज है ना, पेज, तो कैसा पतला पतला पेज मिलाकर एक बहुत ही मोटा कॉपी बना लेते हैं, सबको स्टैगर करके चिपका के। उसी तरीके से ये पतला पतला स्ट्रिप होता है, गोल गोल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरीके का स्ट्रिप होता है। इसको हम लोग स्टैगर करते हैं, मिलाकर स्टैगर करके पूरे चिपका देते हैं अच्छी तरीके से, मतलब उसको पूरे अच्छी तरीके से टाइटली उसको चिपका देते हैं। और इसको चिपकाने के बाद एक सॉलिड स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। तो यहाँ पर आपको ये एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हम एक ही, जब इतना हम अलग अलग करके क्यों उसको चिपकाएंगे, इतना मेहनत करेंगे, क्यों ना हम एक ही फ्रेम को बना ले डायरेक्टली उसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही फ्रेम को बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए ही हम यहाँ पर अलग अलग सीट का उपयोग किए, क्योंकि सीट के बीच में हम लोग लेमिनेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेरिजन टू कि हम इसको एक डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में बना दें। तो इसलिए हम लोग पतला पतला स्ट्रिप को बनाकर उसको स्टैगर करते हैं, उसको चिपका देते हैं। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए वही बात को यहाँ पर लिखा गया है, द लेमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटर कोर इज अबाउट 0.4 mm टू 0.5 mm। यहाँ पर जो लेमिनेटेड इसका स्ट्रक्चर होता है, लेमिनेशन जो होता है इसका, वो 0.4 mm से 0.5 mm थिकनेस का होता है। हेयर द सिलिकॉन स्टील आर स्टैम्प्ड टुगेदर, वही का स्टैम्प इसको कहते हैं टुगेदर टू फॉर्म स्टेटर कोर। स्टेटर जो हमारा सिलिकॉन स्टील का जो ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीट, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैम्प्ड करते हैं, इसको स्टैगर करते हैं, इसको चिपका कर हम लोग स्टेटर कोर को बना लेते हैं। इन द स्टेटर कोर ईच लेमिनेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय द वार्निश पेपर एंड ऑक्साइड कोटिंग। यहाँ पर जो लेमिनेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो लेमिनेशन को हम लोग अलग करते हैं, किसके थ्रू, तो वार्निश पेपर और ऑक्साइड कोटिंग के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि हम लोग जो लेमिनेशन को सेपरेट करते हैं वो किससे करते हैं, तो वो हम लोग लेमिनेशन को सेपरेट करते हैं वार्निश पेपर नहीं तो ऑक्साइड कोटिंग से। तो इसको आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि स्टेटर कोर में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा स्टेटर बाइंडिंग, जिसको कि हम लोग फील्ड बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि यही हमारा फील्ड को क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट यही करेगा। यहीं पर से हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, यही फ्लक्स को जनरेट होने के बाद यहाँ पर हमारा जो है वो रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा टॉर्क, जो हमारा रोटर है, रोटर पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटर हमारा रोटेट करेगा। ये सब आगे की बातें हैं, आगे आपको समझ में आएगा, इसलिए अभी घबराना नहीं है। वैसे अगर डीसी मशीन में आपको कुछ कुछ पता चला होगा, लेकिन फिर भी ये जो हमारा है वो आगे का टॉपिक है, वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेटर बाइंडिंग में वही क्या है
इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसको हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहला मोटर का जो बाइंडिंग होता है वो स्टेटर बाइंडिंग ही आ रहा है। अगर बाहर से देखें तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, स्टेटर बाइंडिंग, फिर आपको रोटर बाइंडिंग मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग भी कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द स्लॉट ऑफ इनर पेरिफेरी, मतलब स्टेटर का जो स्लॉट है, कोर इज मेड इन विच इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। ये जो हमारा कोर बना हुआ होता है, ये जो हमारा कोर है, इसी के थ्रू हम लोग 3 फेज बाइंडिंग, यहां पर से हम जो है वो 3 फेज सप्लाई को देते हैं 3 फेज बाइंडिंग में। ये जो कोर आपको देख रहे हैं इसमें अलग अलग आर बाई बी करके हम अलग अलग स्लॉट में अलग अलग फेज बाइंडिंग को हम लोग प्लेस करते हैं, और इन सारे फेज बाइंडिंग को हम लोग सप्लाई जो देते हैं यहाँ पर से कोर जो बाइंडिंग कवर है इसी के थ्रू हम लोग जो है वो इसमें सप्लाई देते हैं 3 फेज सप्लाई। तो वही कह रहा है कि द स्लॉट ऑफ इनर पेरिफेरी कोर इज मेड इन विच इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। इसमें हम लोग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को प्लेस करते हैं, उसमें डालते हैं। इन द केस 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज एसी सप्लाईज गिवन दिस बाइंडिंग। ये जो तीनों फेज अलग अलग बाइंडिंग को तीनों फेज के इसमें प्लेस किया आर बी बाई, इसी को हम लोग जो है बाहर से एसी सप्लाई के थ्रू 3 फेज में हम इसमें करंट को भी इंसर्ट करते हैं वही बाइंडिंग में। दिज 3 फेज बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन आइदर स्टार और डेल्टा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्क में स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा बाइंडिंग होता है इसको हम लोग कनेक्ट जो फाइनली करते हैं, चाहे वो इसको स्टार में कर सकते हैं नहीं तो डेल्टा में कर सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, किसको हम लोग स्टार में कनेक्ट करेंगे या डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है इसके स्टार्टर की मदद से। जैसे आपके घर में मोटर होगा तो मोटर में एक स्टार्टर होगा बाहर में, जिसको आप लोग हरा और लाल कलर बटन रहता है, हरा को दाबते हैं तो ऑन हो जाता है, लाल को दाबते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो उसी तरीके से मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, इंडक्शन मोटर जो हम लोग आप पढ़ रहे हैं ये हमारा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्टर की जरूरत होती है। स्टार्टर बहुत तरीके का स्टार्टर आपके सिलेबस में भी पढ़ना है, जैसे हमारा हो गया डॉल स्टार्टर हो गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो गया, डेल्टा स्टार्टर, बहुत सारे तरह का स्टार्टर है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके लिए नया टर्म है तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे ये आएगा टॉपिक, इसलिए घबराना नहीं है। बस यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है इसके स्टार्टर के, किस तरीके का स्टार्टर का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके का स्टार्टर का हम लोग उपयोग करेंगे उसी अनुसार उसके अकॉर्डिंग हमारा बाइंडिंग होगा, या तो स्टार नहीं तो डेल्टा में कनेक्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए द स्टेटर बाइंडिंग आर ऑलमोस्ट शॉर्ट पिचेज। स्टेटर बाइंडिंग जो हमारा होता है वो शॉर्ट पिच कॉइल होता है, सो दैट इट रिड्यूस द कॉपर वेट। शॉर्ट पिच होगा मतलब शॉर्ट पिच मतलब कम बाइंडिंग का हमको रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पर कॉपर वेट हमारा घट सकता है, कॉपर वेट घट जाता है। साथ ही साथ एंड रिड्यूस द बाइंडिंग रेजिस्टेंस, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी घट जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉपर मटेरियल रहेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा कॉपर मटेरियल का वो बढ़ जाएगा, कम रहेगा वेट में तो कम रेजिस्टेंस आएगा। एंड ऑल्सो एज वेल एज लीकेज रिएक्टेंस, और लीकेज रिएक्टेंस भी हमारा जो होता है वो कम होता है। तो ये फायदा है शॉर्ट पिच कॉइल का। शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल, ये सब आप लोग पढ़े होंगे डीसी मशीन में। नेक्स्ट हमारा है द स्टेटर बाइंडिंग मे बी ऑफ सिंगल लेयर बाइंडिंग। स्टेटर बाइंडिंग जो हमारा होता है वो सिंगल लेयर बाइंडिंग होता है, किसके लिए, स्मॉल मोटर के लिए। वहीं पर अगर हम लार्ज मोटर और मीडियम मोटर की बात करें तो वहां पर डबल लेयर बाइंडिंग होता है। तो सिंगल लेयर बाइंडिंग, डबल लेयर बाइंडिंग, शॉर्ट पिच, फुल पिच, ये सब के सब आपको डीसी मशीन में पढ़ा दिया गया होगा, जहां पर भी आप लोग पढ़े होंगे वहां पे। तो यहाँ पर उसको दोबारा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम ज्यादा आपको लगेगा, आपको बोरिंग फील होगा। जो लोग जानते हैं उन लोग को, बाकी सभी लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जरूर पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर हम बता भी देंगे कि फुल पिच क्या है, शॉर्ट पिच क्या है, उसके बारे में सिंगल लेयर डबल लेयर क्या है, सब के बारे में आपको बता देंगे, जरूरत पड़ा तब। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा पार्ट है वो हमारा क्या है, रोटर पार्ट। तो रोटर पार्ट में लोग देखते हैं रोटर के बारे में। रोटर देखिए अलग अलग तरीके का होता है, यहाँ पर 2 तरीके का रोटर होता है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ रोटर के बारे में पढ़ेंगे, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए अभी हम पहले कंस्ट्रक्शन के डिटेल के बारे में देख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे। तो क्या है रोटर के बारे में कि रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विच इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू शाफ्ट। क्या कर रहा है कि रोटर जो हमारा होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे रोटर नाम है मतलब रोटेट करेगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर हमारा क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, जो कि कनेक्टेड होता है मैकेनिकली लोड थ्रू शाफ्ट। पहले शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर में हमारा रोटर कनेक्टेड होता है, और उसी शाफ्ट के बाहर वाले हिस्से में पुल्ली कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू के हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। तो वही कहा है कि रोटर जो क्या है वो तो रोटेटिंग पार्ट है, जो रोटेट करता है, जो कि इंसर्टेड होता है शाफ्ट के ऊपर, और शाफ्ट जो हमारा होता है वो लोड से कनेक्टेड होता है। तो वही बात को वहां पर कहा है, जो कि आप चाहे तो यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए कहाँ गया फिगर, यहाँ है, यहाँ है, देखिए ये हमारा रोटर हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा है वो शाफ्ट, यहीं पर देखिए बियरिंग लगा होता है, यही जो हमारा जो लंबा एरिया इस तरीके से हमारा जो रॉड दिख रहा है इसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। तो ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये इसी पर देखिए रोटर इंसर्टेड है,
रोटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाफ्ट, रोटर, और यही इसी में हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल कर इसमें पुल्ली एक कनेक्ट कर देते हैं और उसके थ्रू बेल्ट के थ्रू हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो वही कहा, ठीक है। द रोटर इज ऑल्सो बिल्ड अप ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ स्टेटर, मतलब जो स्टेटर को जिस मटेरियल से आप बनाए हैं वही मटेरियल से हम लोग रोटर को भी बनाते हैं। दैट इज हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से इसको हम लोग बनाते हैं। किसको? रोटर को भी। रोटर के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इसी से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है द रोटर हैव ऑलमोस्ट लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर, रोटर के पास में जो हमारा आता है वो लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर होता है, विच इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट पर डायरेक्टली माउंट होता है, डायरेक्टली लगाया हुआ होता है। द रोटर कोर इज स्लॉटेड ऑन देयर आउटर पेरिफेरी टू रिसीव द रोटर कंडक्टर और बाइंडिंग एंड ऑल्सो कट द स्टेटर फ्लक्स। ये पॉइंट क्या कर रहा है कि जो हमारा रोटर होता है, तो रोटर में जो हम लोग कंडक्टर को प्लेस करते हैं वो आउटर सरफेस में उसका प्लेस करते हैं, ताकि वो जब रोटेट करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो रोटर है, यहाँ पर जो कंडक्टर प्लेस है इसके बाहरी एरिया में सिर्फ प्लेस है, अंदर से ये खोखला है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी एरिया में यहाँ पर हमारा जो है कंडक्टर इसमें प्लेस्ड है। जब ये बाहरी एरिया में होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस होगा, जब 3 फेज सप्लाई देंगे तब, तो उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण इसके फ्लक्स को कट करेगा ये रोटर, और कट करेगा तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस तरीके से हमारी ये रोटेशन होगा। तो वही बात को यहाँ पर कहा था। अब देखिए इसको आपको एग्जाम में ये फिगर तो बनाना नहीं है, ये सब फिगर आपको बनाना नहीं, जनरली आपको ये फिगर एक बना दीजिएगा, आपका कंस्ट्रक्शन के फिगर में दोबारा बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या कर रहा है, तो ये देखिए हमारा जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये हमारा स्टेटर पार्ट को शो कर रहा है, और ये जो हमारा रेड कलर से दिख रहा है ये हमारा रोटर को शो कर रहा है। तो स्टेटर में क्या था, स्टेटर कोर और स्टेटर बाइंडिंग। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर ऊपर ये स्क्वायर नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। क्या कहते हैं, स्टेटर कोर। और जो राउंड राउंड कलर से आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टेटर बाइंडिंग। क्या कहेंगे, स्टेटर बाइंडिंग। उसी तरीके से जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं रोटर कोर या रोटर स्लॉट आप कह सकते हैं। रोटर स्लॉट, रोटर कोर, मतलब पूरा रोटर कोर ही हो गया, ये स्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग बाइंडिंग को इंसर्ट करते हैं। और रेड कलर का जो गोल गोल दिया गया है वो हमारा रोटर बाइंडिंग हो गया। वही बात यहाँ पर देखिए लिखे, ये हमारा फ्रेम हो गया, आउटर एरिया फ्रेम हो गया, ये हमारा स्टेटर को शो कर रहा है, इसमें ये जो हमारा शो कर रहा है वो स्टेटर स्लॉट को शो कर रहा है, जो गोल पूरा हरा कलर का है वो हमारा स्टेटर स्लॉट को शो कर रहा है, उसमें अंदर जो गोल गोल हरा कलर का जो डाला गया है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर बाइंडिंग। उसी तरीके से ये हमारा रेड कलर जो है वो स्टेटर रोटर स्लॉट को शो कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये पूरा रोटर है, रोटर स्लॉट को शो कर रहा है। यहाँ पर जो रेड कलर का जो गोल दिखाया गया है वो हमारा रोटर बाइंडिंग को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये हमारा जो गोल है वो शाफ्ट है, तो ये हमारा रोटर हो गया। अब हमको जानना है क्या, एयर गैप के बारे में, कि एयर गैप क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन और रेड के बीच में कुछ आपको गैपिंग दिख रहा है, ये जो गैपिंग है इसी को हम लोग कहते हैं एयर गैप। द गैप बिटवीन स्टेटर बाइंडिंग या स्टेटर एंड रोटर इज नोन एज एयर गैप। क्या कहते हैं, एयर गैप इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो स्टेटर और रोटर के बीच का जो गैपिंग होता है उसको हम लोग एयर गैप कहते हैं। इसी एयर गैप में जब आप 3 फेज सप्लाई स्टेटर में देंगे तो वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यही एयर गैप में रोटेट करता है। जब एयर गैप में वो रोटेट करता है तो रोटर के कंडक्टर को वो कट करता है। आपको पता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो धीरे धीरे इसमें फिर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो वही बात को हम देखिए यहाँ पर एयर गैप के बारे में बताएं कि क्या बताएं, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। द एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर इज टोटली डिपेंड अपॉन द पावर एंड साइज ऑफ इंडक्शन मोटर। कितना एयर गैप होना चाहिए वो टोटली डिपेंड करता है पावर जो हमारा मोटर का पावर है उस पर डिपेंड करता है कि इसका पावर क्या है, उस पर टोटली डिपेंड करता है कि कितना एयर गैप होगा। जितना पावर होगा उस अनुसार वहां पर एयर गैप होगा। यूजुअली एयर गैप शुड बी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0.4 mm टू 3.5 mm। यहाँ पर इसको हम लोग एक बार रीचेक कर लेंगे, यहाँ पर हमको डाटा में लग रहा है कुछ मिसिंग है, इसको हम लोग रीचेक करके आपको अपडेट कर देंगे। एयर गैप का जो साइज मेनली होता है 0.4 mm से 0.5 mm होता है। स्मॉल मशीन के बीच में वैसे लगता है कि वो अप्रोक्स सही है, एक बार हम चेक कर लेंगे इसको, उसके बाद हमको बताएंगे। फॉर अ स्मॉल मशीन एयर गैप इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 mm टू 0.5 mm। स्मॉल मशीन के केस में यहाँ पर जो एयर गैप हमारा होता है वो 0.4 mm से लेकर 0.5 mm के बीच होता है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा स्मॉल मशीन के केस में वो 0.4 टू 0.5 mm होगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर और दिख रहा है कि एयर गैप अगर हम कम रखते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ सकता है कि क्या रीजन है कि हम लोग एयर गैप को कम रखते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट है टू मेक द एयर गैप रिलक्टेंस मिनिमम। एयर गैप रिलक्टेंस जो आपका होगा वो उसको हम लोग मिनिमम करने के लिए एयर गैप को कम रखते हैं। रिलक्टेंस आपको पता होगा कि जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट में हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट को रोकता है कौन, रेजिस्टेंस,
बाधा को रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जो बाधा प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो बाधा प्रोड्यूस करता है वो हमारा होता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे डीसी मशीन में, आपको बताया गया होगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छी तरीके से आप डीसी मशीन नहीं पढ़े, आपको अच्छा कोच नहीं मिला, आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो भाई क्या कहा कि अगर एयर गैप हमारा कम होगा तो रिलक्टेंस जो हमारा होगा वो मिनिमम होगा, एयर गैप रिलक्टेंस मिनिमम होगा, मतलब फ्लक्स का लिंकेज ज़्यादा होगा। टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, अगर एयर गैप कम रहेगा तो यहाँ पर हमारा लीकेज जो है वो कम होगा, लिंकेज ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा होगा तो लीकेज ज़्यादा होता है, लेकिन एयर गैप कम होगा। जैसे अगर यहाँ से ये बाइंडिंग, जैसे देखिए यहाँ पर से ये बाइंडिंग है, यहाँ पर एक और बाइंडिंग है, तो इन दोनों के बीच में अगर दूरी कम रहेगा तो लिंकअप जल्दी होगा, और अगर दूरी ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर से फ्लक्स क्या है, लीक ज़्यादा करेगा और लिंक कम करेगा। तो इसलिए अगर एयर गैपिंग स्टेटर और रोटर के बीच में कम रहेगा तो लिंकअप ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी लिंक करेगा, और अगर दूरी ज़्यादा रहेगा तो लीकेज ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि जो हमारा लिंकअप है वो हमारा रिड्यूस, मतलब लिंकअप जो हमारा है वो ज़्यादा अच्छा होता है, लीकेज जो हमारा आता है वो कम होता है, किसके, एयर गैप को कम रखने के कारण। उसके बाद है फॉर बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द मोटर, मोटर के पावर फैक्टर जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होता है वो अच्छा हो जाता है। द मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी रिड्यूस, मैग्नेटाइजिंग करंट भी हमारा जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट थे एयर गैप को कम रखने का। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आज के सेशन के कंस्ट्रक्शन के पूरे पार्ट को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप ऑफ रोटर के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको इतना ही लिखना है, एनफ है आपके लिए। अब हम लोग थोड़ा कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि कोर्स जो आपका है 4th सेम लक्ष्य बैच, ये आपके अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पर अवेलेबल है। आपका ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर से आप डाउनलोड करके वहाँ पर अपने ईमेल आईडी और मतलब फ़ोन नंबर से उसको रजिस्टर कर सकते हैं, और कोर्स में जाकर, स्टोर में जाकर इस कोर्स को सर्च करके इसमें आप इनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस कोर्स के कुछ फीचर के बारे में आपको बता दें कि इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, प्रॉपर पीडीएफ मिलेंगे। प्रॉपर पीडीएफ मतलब क्या, जिस तरीके का क्लास में पढ़ाया जाएगा वही पीडीएफ आपको मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस हमारा हर हमेशा आपको मिलेगा। हर एक मोड पर जब भी आपको हमारा रिक्वायरमेंट होगा, आप हमें एक बार याद कर लीजिएगा, हमेशा हम आपके लिए खड़े रहेंगे। किसी भी प्रॉब्लम में आपको हर हमेशा सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे जितना हमसे संभव हो सकता है। तो इस कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, अदर कोचिंग के कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमम है। इस फी में आपको अदर कोचिंग से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। ये फीस 1999 रुपये में आपको कम से कम 8000 से एबव का कंटेंट मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर 6206244492 पर संपर्क कर सकते हैं। हर हमेशा यहाँ पर हम अवेलेबल हैं, आपको जो भी दिक्कत होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।